ड्यू टू सम टेक्निकल इशू हमें ये पार्ट 2 करना पड़ा, ठीक है। तो पार्ट 1 अब मैं अपन लास्ट पॉइंट क्या कर रहे थे, कन्वेक्शनल करंट थियरी की बात कर रहे थे, बिल्कुल वही से कंटिन्यू है ये सेकंड पार्ट, लेक्चर 1 का सेकंड पार्ट। यहाँ पे मैं क्या बताई थी आपको, मैं ये बताई थी कि यहाँ पे ये है लिथोस्फीयर, ठीक है, ये है लिथोस्फीयर। इस लिथोस्फीयर में क्या है, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है जिसके अंदर यहाँ पे एस्टेनोस्फीयर है, और एस्टेनोस्फीयर के अंदर जो है क्या हो रहा है, मॉल्टन मैग्मा, जिसको हम लावा कहते हैं, जब वो बाहर आ जाता है तो हम उसको लावा के फॉर्म में बताते हैं। तो ये मॉल्टन मैग्मा जो है अंदर एक सर्क्यूलर मोशन में मूव करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम कन्वेक्शनल करंट बोलते हैं, कि ये बिल्कुल सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है। ये यहाँ से यूँ मूव कर रहा है और वो वहाँ से ऐसे, दोनों ही ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, डाइवर्जेंस होता है। देखिए ये वाला पॉइंट, ये फिर ये यहाँ जा रहा है और ये यहाँ जा रहा है, तो डाइवर्स हो रहे हैं। तो इसमें दो चीज़ हो सकती है, कन्वर्जेंस भी हो सकता है, डाइवर्जेंस भी हो सकता है, लेकिन ये वाला डायग्राम जो है वो डाइवर्जेंस को दिखा रहा है। क्या होता है, यहाँ पे नीचे कन्वेक्शन चलता है, ठीक है, फिर यहाँ ऊपर दोनों के बीच में गैप हो जाता है, यहाँ से बाहर मैग्मा निकलता है, माउंटेन्स फॉर्म करता है, माउंटेन्स धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, उनकी हाइट कम होती चली जाती है, फैलता है ये, और एक पॉइंट ऐसा आता है जिसको हम ट्रेंच कहते हैं, यहाँ से वो वापस अंदर क्या ज़मीन के अंदर चला जाता है, एस्थेनोस्फीयर में चला जाता है, वापस वो मॉल्टन मैग्मा बन जाता है। अगेन दिस कन्वेक्शनल प्रोसेस गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन, एंड फिर वापस से ये क्या होता है, लावा की तरह बाहर आता है। दिस इज़ हाउ कन्वेक्शनल थ्योरी वर्क्स, ठीक है। अब अपन बात करते हैं इंटीरियर ऑफ द अर्थ की, ठीक है। इंटीरियर ऑफ द अर्थ की अगर अपन यहाँ पे बात करें तो इंटीरियर ऑफ द अर्थ के अंदर अपन को क्या समझने को मिलेगा वो अपन देखते हैं। इंटीरियर ऑफ द अर्थ अपन 2-3 तरीक़ों से समझेंगे। यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि इसको जो है वो 2 पार्ट में बताया गया है, इसके 2 सोर्सेस बताए गए हैं, एक तो डायरेक्ट सोर्स है, एक इसके इनडायरेक्ट सोर्सेस हैं। डायरेक्ट सोर्स और इनडायरेक्ट सोर्स को फर्दर कंक्लूड करने से पहले इसकी अपन डेप्थ देख लेते हैं कि अर्थ की डेप्थ कितनी है। अर्थ की डेप्थ है 6371 किलोमीटर्स की, 6371 किलोमीटर्स की इसकी डेप्थ है। अगर आपको मिड पोर्शन में बिल्कुल इनर कोर में पहुंचना है तो आपको इतना ट्रैवल करना होगा, जो कि नहीं कर सकते हो ड्यू टू हीट एंड प्रेशर, ड्यू टू हाई हीट एंड प्रेशर। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या है, डायरेक्ट सोर्स। डायरेक्ट सोर्स के क्या क्या सोर्सेस हैं, तो माइनिंग है, ठीक है, ड्रिलिंग है, वॉल्केनोज है। ऑलराइट, तो ये 2-3 जो है वो डायरेक्ट सोर्स है। माइनिंग की वजह से क्या होता है, माइनिंग आप अंदर माइन करोगे, अंदर जाओगे तो आपको पता चलेगा कि अंदर क्या मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनिंग से इनर आप एरिया तक पहुँचते हो, ड्रिलिंग की वजह से आप इनर तक पहुँच सकते हो, एंड वॉल्केनोज के वजह से हमें पता चलता है कि इनर मटेरियल क्या है। लावा के तौर पे जो बाहर आता है मटेरियल, जो एक मैग्मा बाहर आता है, लावा बाहर आता है, उस मटेरियल को आप देख करके पहचान सकते हैं कि एक्चुअली इंटीरियर ऑफ द अर्थ में है क्या। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। इनडायरेक्ट सोर्स में आता है मीटियोराइट्स, ठीक है, एंड यस ग्रेविटेशनल फोर्स। यस, मैं आपको बताती हूँ इसका क्या मतलब है। मीटियोराइट्स का क्या मतलब है, यहाँ पे मीटियोराइट्स का मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे कि यहाँ पे अपन देखते हैं कि ऊपर से जो मीटियोर्स होते हैं वो एनवायरनमेंट में एंटर होते हैं, तो एक फ्रिक्शन की वजह से उसमें एक वो बर्निंग प्रोसेस होता है, और वो क्या होता है, बर्न होते हुए नीचे आता है, तो हमें वो लगता है कि टूटता तारा है, बट वो एक्चुअली मीटियोर है, ठीक है। वो मीटियोराइट कब बन जाता है, जब वो बर्न होता ही सरफेस पे टच होता है, कंप्लीटली बर्न ना होकर वो जलता हुआ ही सरफेस पे जब टच होता है तो उसको मीटियोराइट कहते हैं, ठीक है। और ये चीज़ भी हमें जब क्या हुआ था, एक्सप्लोजन हुआ था, बिग बैंग हुआ था, तब क्या हुआ था, एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था, तो उसमें ये सारे मटेरियल मिल करके ही प्लेनेट बना है। तो जब वो मीटियोर आ करके अपने ज़मीन पे गिरता है, सरफेस पे गिरता है, और उसका मटेरियल जब हम जांचते हैं, देखते हैं, परखते हैं, तो हमें पता चलता है कि अच्छा इन मटेरियल से हमारा प्लैनेट बना है, इन मटेरियल से हमारा अर्थ बना है, और हो सकता है कि यही हमारा इंटीरियर ऑफ द अर्थ भी हो। एंड द सेकेंड इनडायरेक्ट सोर्स इज़ दैट कि हम जब हीट एंड प्रेशर, टेम्परेचर एंड प्रेशर को जब हम स्टडी करते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि हम जितना डीप जाते जाएंगे, जितना इनर जाते जाएंगे,
उतना ही प्रेशर बढ़ेगा, उतना ही टेम्परेचर भी बढ़ेगा। और इतने हीट और टेम्परेचर को एक ह्यूमन बॉडी या कोई भी मटेरियल ह्यूमन नॉर्मल डे टू डे लाइफ का एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। इसीलिए हम ज़्यादा डेप्थ तक नहीं जा पाए हैं, ठीक है, ज़्यादा डेप्थ तक अपन नहीं जा पाए हैं। अपन 6,371 किलोमीटर से सिर्फ 32 किलोमीटर इन द लैंड मास मतलब कॉन्टिनेंटल एरिया में, और ओशियनिक क्रस्ट में 6 किलोमीटर और अप टू 12 किलोमीटर तक अपन नीचे जा चुके हैं। उससे ज़्यादा नहीं जा पाए हैं। उससे ज़्यादा नीचे अगर जाएंगे तो बॉडी एक्सप्लोड हो जाएगी। इतना हीट और टेम्परेचर, इतना हीट टेम्परेचर प्रेशर जो है हम नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब क्या है, एनालिसिस ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। प्रॉपर्टी ऑफ मैटर को एनालाइज करना है तो डेंसिटी ऑफ मटेरियल आल्सो इंक्रीजेज विद द डेप्थ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रेशर एंड टेम्परेचर इंक्रीज होता है विद डेप्थ, तो उसके साथ साथ उसकी डेंसिटी भी इंक्रीज होती है। जितना ज़्यादा नीचे जाते जाओगे उतना ही वो डेंस होता चला जाएगा, ठीक है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स की यहाँ पे बात करी तो ग्रेविटेशनल फोर्स की यहाँ पे बात करी गई है, तो इसमें ये बताता है कि ग्रेविटी भी यहाँ पे डिफर करती है अलग अलग एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ के हिसाब से, ठीक है। अब हम इंटीरियर ऑफ द अर्थ को थोड़ा और समझें तो उसके लिए हमें अर्थक्वेक को थोड़ा समझना होगा। अर्थक्वेक को समझने के लिए हम यहाँ पे क्या बात करेंगे, अर्थक्वेक में क्या होता है कि जब अर्थक्वेक आता है तो बीच के एक सेंटर पॉइंट से एक रेडिएशन फॉर्म होती है, एक वाइब्रेशन फॉर्म होती है जो धीरे धीरे सरफेस पे आती है एंड फिर हमें वो एक वाइब्रेशन, वो एक जो ज़मीन हिलती हुई नज़र आती है या फिर महसूस होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ज़मीन हिलती हुई नहीं, मतलब जो थिंग्स होती हैं वो महसूस होती हैं कि नहीं कुछ शेक हो रहा है, ये हमें वो एक वाइब्रेशन महसूस होता है। तो जो एक इनर कोर एरिया से जब वो वाइब्रेशन निकलती है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम फोकस कहते हैं, फोकस पॉइंट है वो। एंड उस फोकस के बिल्कुल जस्ट ऊपर जो सरफेस पॉइंट होगा, बिल्कुल ही ऊपर, ठीक है, पैरेलल में बिल्कुल ही ऊपर एक पॉइंट होगा, उसको हम क्या कहते हैं, एपीसेंटर कहते हैं। एंड एपीसेंटर इज द पॉइंट जहाँ पे सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक की वाइब्रेशन महसूस होती है। फोकस के जस्ट ऊपर सरफेस वाला जो पॉइंट होगा वहाँ पे सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक रेडिएशंस या वाइब्रेशंस हमें महसूस होगी, ठीक है। अब जो वेव्स जनरेट होती है अर्थक्वेक के थ्रू वो सिस्मोग्राफ इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मेजर करी जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे हम सिस्मिक वेव्स को एक्सप्लेन करते हैं। व्हाट इज सिस्मिक वेव्स? सिस्मिक वेव्स इज डिस्क्राइब्ड थ्रू टू टाइप्स ऑफ वेव्स, दैट इज बॉडी वेव्स एंड सरफेस वेव्स। दो तरीके की वेव से सिस्मिक वेव को एक्सप्लेन किया गया है, एक है बॉडी वेव, एक है सरफेस वेव। बॉडी वेव को भी दो में बांटा गया है, विच इज एक है प्राइमरी वेव, दूसरी है सेकेंडरी वेव, ठीक है। एंड सरफेस वेव को लव वेव भी कहते हैं, ठीक है, लव वेव भी कहते हैं, क्योंकि लव नाम जो है वो एक बार ऑप्शन में आया था, लोग कंफ्यूज हो गए थे कि ये क्या है, बट वो सरफेस वेव का ही पार्ट था। बॉडी वेव में प्राइमरी वेव होती है, सेकेंडरी वेव होती है। प्राइमरी वेव जो है वो पहले हमें महसूस होती है, पहले जो है उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, ठीक है, पहले महसूस भी, रिकॉर्ड पहले होती है, डबल स्पीड होती है। सेकेंडरी वेव जो है वो सेकेंड रिकॉर्ड होती है, मतलब कि बाद में रिकॉर्ड होगी इंस्ट्रूमेंट में, और प्राइमरी वेव से हाफ इसकी स्पीड होती है। ऑलराइट, अब यहाँ पे अपन आगे बात करते हैं कि अब मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके समझाती हूँ कि एक्चुअल में है क्या, ठीक है। तो यस, सरफेस वेव और बॉडी वेव कैसे वर्क करती है उसको अपन यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ये सेकेंडरी, प्राइमरी, और हमें वो सारी वेव्स एक साथ नज़र आ जाएंगी, ठीक है। तो ये एक जो हार्ट बीट की तरह लाइन नज़र आ रही होगी आपको। तो जो यहाँ पे सरफेस वेव होती है वो क्या होती है, वो बहुत ज़्यादा एनर्जी की भरी हुई होती है, ठीक है। तो इससे इतनी ज़्यादा बड़ी बड़ी वेव्स जो है, इतनी ज़्यादा बड़े रेडिएशन जो है, जो वेव्स हैं वो रिकॉर्ड होती हैं सरफेस वेव के अंदर, ठीक है।
फिर उसके बाद जो ये मीडियम वाली है ये क्या है, ये सेकेंडरी वेव है, एंड दिस लास्ट वन इज प्राइमरी वेव। ठीक है, ये क्या है, प्राइमरी वेव। तो ये जो है ये क्या है, ये मूवमेंट है, किस तरीके से रेडिएशंस मूव होते हैं और किस तरीके से हमें ये नज़र आती है। सेकेंडरी वेव जो है वो वर्टिकली मूव करती है, वेयर एज जो पी वेव्स है वो हॉरिजॉन्टली मूव करती है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं पी वेव्स की प्रॉपर्टीज़ की, और पी वेव्स और क्या होता है, यानी कि प्राइमरी वेव्स क्या होती है। ऑलराइट, चलो अब क्या है यहाँ पे, ठीक है, फास्ट एंड डेंसर मटेरियल पास थ्रू ऑल थ्री। सेकेंडरी वेव जो है वो सबसे पास हो जाती है, पास, और ये जो प्राइमरी वेव जो है वो सबसे पास हो जाती है सारी चीज़ों से, मतलब तीनों मटेरियल से पास हो जाती है। एंड सेकेंडरी वेव जो है सिर्फ सॉलिड से पास होगी। तीनों मटेरियल कौन से, लिक्विड, सॉलिड एंड गैस। ठीक है, तीनों एलिमेंट से क्रॉस हो जाएंगी, एंड सेकेंडरी जो है सिर्फ और सिर्फ सॉलिड से ही क्रॉस होंगी। अब अपन यहाँ पे शेडो जोन की बात करेंगे, जिसमें हम समझेंगे कि कैसे पास हो रही है और क्यों ऐसा है। ठीक है, तो उसको हम अच्छे से समझ लेंगे। एक बार मैं फिर रिपीट कर लेती हूँ। ठीक है, प्राइमरी वेव एक साउंड वेव की तरह होती है जो कि ट्रेवल करती है तीनों मीडियम के थ्रू, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, और इसकी स्पीड जो है वो ग्रेटर होती है, डेंसर होती है। ठीक है, लेकिन फिर भी एज कम्पेयर जो यहाँ पे सेकेंडरी और सरफेस वेव और भी ज़्यादा उसका मूवमेंट होता है। ठीक है, ये क्या होता है, जो प्राइमरी वेव्स है वो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन के थ्रू वर्क करती है। ठीक है, मतलब स्ट्रेच होगा फिर स्क्वीज होगा, स्ट्रेच होगा फिर स्क्वीज होगा। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे कैसे, ये एक है। ठीक है, तो कंप्रेस्ड होगी वेव, फिर वापस क्या होगी, एकदम चौड़े में चलेगी, फिर वापस कंप्रेस्ड होगी, एकदम पास 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 चलेगी, फिर वापस जो है वो जगह छोड़ छोड़ के चलेगी। तो ये कंप्रेशन और रेयरफेक्शन। ठीक है, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या होगा, इस तरीके से प्राइमरी वेव्स चलती हैं। कौन सी वेव्स चलती हैं, प्राइमरी वेव्स चलती हैं, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन से। ठीक है, पी वेव्स आर द फास्टेस्ट बट ऑफ लीस्ट डेंसिटी, बट सेकेंडरी वेव्स जो है वो यहाँ पे क्या होती है, बाद में रिकॉर्ड होती है लेकिन डेंसर होती है, फिर सरफेस तो और भी ज़्यादा डेंस्ड होती है। जो सेकेंडरी वेव है, प्राइमरी वेव मैंने आपको कंप्रेशन और रेयरफेक्शन बता दिया। अब मैं आपको बताती हूँ कि सेकेंडरी वेव्स का क्या सीन है ना। सेकेंडरी वेव्स जो है वो क्या करती है, सेकेंडरी वेव्स जो है वो यहाँ पे क्रेस्ट और ट्रफ के थ्रू चलती है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, ऊपर नीचे ऐसे यू वेव्स फॉर्म में चलती है। ठीक है, इस वेव्स फॉर्म में वो मूव करती है। ऑलराइट, मैं आपको ऐसे करके दिखा देती हूँ। ठीक है, तो ये वेव में ऊपर नीचे चलती है। ठीक है, ऊपर नीचे फॉर्म में ऐसे चलती है सरफेस वेव। ठीक है, और सिर्फ सॉलिड से पास होती है, तीनों मीडियम से नहीं, सिर्फ और सिर्फ सॉलिड से पास होती है। अब मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे कि क्या है ये शेडो जोन। ठीक है, तो शेडो जोन में क्या है, प्राइमरी और सेकेंडरी वेव्स की बात करी गई है। प्राइमरी वेव्स तीनों मीडियम के थ्रू चली जाती है, तो यहाँ से जो वेव्स निकल रही है वो क्या हो गई है, हर एक यहाँ पे पहुँच रही है। ठीक है, अब इसके बीच में अपन तीन चेंजेस होंगे। क्या होगा, ऊपर पहले जो है मेंटल होगा, फिर यहाँ पे इनर कोर होगा, फिर आउटर कोर होगा, फिर इनर कोर होगा। तो तीनों में मीडियम चेंज हो रहा है ना, और यहाँ तीनों में मीडियम चेंज हो रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, फिर यहाँ पे चेंजेस आएंगे कहाँ पे, सेकेंडरी वेव में, क्योंकि सेकेंडरी वेव सिर्फ सॉलिड से जो है वो निकल सकती हैं, प्राइमरी वेव्स तीनों मीडियम से निकल सकती है। ठीक है, अब क्या हो रहा है यहाँ पे, ये क्या होता है, जब सेकेंडरी वेव्स जो है वो यहाँ से निकल जाती है और इस एरिया को टच नहीं करती, प्राइमरी वेव्स इस एरिया से निकल जाती है, यहाँ से क्या होगा, ऊपर से आएगी और डायरेक्टली यहाँ से मूव कर जाएगी। ठीक है, ये सेकेंडरी वेव्स जो है पूल को यहाँ से मूव कर जाएगी, क्योंकि ये वाला इनर जो है ना, इनर लिक्विड है, आउटर कोर जो है वो सॉलिड होता है, इनर जो है वो लिक्विड होता है, और यहाँ पे सिर्फ सेकेंडरी सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में मूव करती है, तो वो यहाँ इसके अंदर एंटर नहीं होगी, यहीं पे रुक जाएगी सेकेंडरी वेव, और यहाँ से बिल्कुल यूं करके निकल जाएगी। तो ये जो एरिया बच गया है जहाँ पे सेकेंडरी वेव नहीं आ पाई है, उसको हम शेडो जोन कहते हैं। क्या कहते हैं, शेडो जोन कहते हैं।
103 डिग्री से लेकर के 140, रुक जाओ, 103 से 103 तक शेडो जोन रहेगा सेकेंडरी वेव का, 103 से 103 तक। चलो अब इसको अपन जो कन्फ्यूजन अगर आपको है तो उसको क्लियर कर लेते हैं वापस से। यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ। ये है अर्थ, ठीक है। इसमें यहाँ पे क्या है, ये है आउटर कोर, ये है इनर कोर। अब क्या होता है कि सेकेंडरी वेव्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड से पास थ्रू करती है, लिक्विड से पास थ्रू नहीं करती है। यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं सेकेंडरी वेव की, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ से वेव निकलेंगी, यूँ आएंगी, यूँ आएंगी, यूँ आएंगी। जब जो कि इनर वाला जो है ना, इनर कोर, वो है लिक्विड, तो लिक्विड से वो पास थ्रू नहीं हो सकती है, तो वो ऐसे ऐसे करके क्या हो जाएगी, वेव्स निकल जाएंगी और यहाँ पे अंदर वाले एरिया में टच नहीं होंगी, ठीक है। तो ये यहाँ तक आएगी और निकल जाएगी। तो 103 डिग्री से लेकर के 103 तक जो है वो सेकेंडरी वेव्स निकलती हैं और यहाँ से वो नहीं आती है, इसलिए इस एरिया को वो टच नहीं करेगी। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे शेडो जोन। क्या बोलेंगे, शेडो जोन, बिल्कुल सही जवाब। वहीं पे अगर हम यहाँ पे प्राइमरी वेव्स की बात करें, है ना, यहीं पे अपन अगर प्राइमरी वेव्स की बात करें तो यहाँ पे इसका आउटर कोर है और इसके अंदर यहाँ पे इसका इनर कोर है। अब जब हम जानते हैं कि तीनों मीडियम से निकल सकती है तो क्या होगा कि ये पहले तो यूं जा रही है, फिर जब ये आई और यहाँ पे मीडियम चेंज हुआ तो हल्की सी डिस्ट्रैक्ट होगी और फिर निकलेगी। ये यहाँ नॉर्मल जा रही, यहाँ आई, हल्की डिस्ट्रैक्ट हुई, फिर निकली, फिर वापस आई, यहाँ इस इनर कोर में आई, हल्की डिस्ट्रैक्ट हुई, फिर निकली, हल्की डिस्ट्रैक्ट हुई, फिर निकली। तो जैसे मैं आपको बताना चाह रही हूँ उसका मतलब ये एक नॉर्मल आया, फिर एक जैसे मीडियम चेंज हुआ, हल्का डिस्ट्रैक्ट हुआ, फिर गया, फिर यहाँ पे हल्की सी यहाँ पे आकर के मीडियम चेंज हुआ, फिर यूँ डिस्ट्रैक्ट होकर के निकल गई, यूँ निकल गई, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से प्राइमरी वेव मूव करती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि 103 डिग्री से 143 डिग्री तक का यहाँ पे बनता है और फिर बीच में कुछ कुछ एरिया जो है यहाँ पे क्या होता है, शेडो जोन बनता है। तो इसका शेडो जोन कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। शेडो जोन इस तरीके से होता है, 103 डिग्री से 143 डिग्री तक होगा और इसका 103 से 103 होगा। अब इसमें या तो 103 से 3 हो सकता है या फिर 105 से 105 होगा, बट यहाँ पे 105 होगा तो यहाँ 145 होगा, ठीक है। बस ये 5 का थोड़ा हल्का 1-2 डिग्री का फर्क होता है, तो वो एक नॉर्मल बात है। बाकी यहाँ समझ में आ गया कि कैसे पी वेव्स हर मीडियम से गो थ्रू तो कर जाती है, लेकिन जैसे ही मीडियम चेंज होता है वैसे ही डिस्ट्रैक्ट कर जाएगी। बट यहाँ पे जो सेकेंडरी वेव है वो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड से गो थ्रू करती है, इसीलिए ये बीच में शेडो जोन बनाती है 100 डिग्री, मतलब पूरे 103 डिग्री से 103 डिग्री या फिर 105 से 105 तक का यहाँ पे शेडो जोन वो बनाती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया अपना शेडो जोन इंटीरियर ऑफ द अर्थ का बेसिक पार्ट, कि कैसे इंटीरियर ऑफ द अर्थ में सिस्मिक वेव्स को 2 तरीके की वेव्स में यहाँ पे बताया गया है, एक है बॉडी वेव्स, एक है सरफेस वेव्स। बॉडी वेव्स को वापस डिस्क्राइब किया गया है 2 पार्ट में, विच इज प्राइमरी वेव एंड सेकेंडरी वेव, और दूसरा सरफेस वेव को लव वेव भी कहा जाता है। प्राइमरी वेव्स तीनों मीडियम के थ्रू निकलती है, कॉन्ट्रैक्शन रेयरफ्रैक्शन करके निकलती है। सेकेंडरी वेव्स जो है वो यहाँ पे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल मूवमेंट में चलती, वो ऊपर नीचे चलती है, क्रेस्ट ट्रांसवर्स मूव में चलती है, ठीक है, और सिर्फ सॉलिड से गो थ्रू करती है। ओके, शेडो जोन जो है मैंने आपको बता दिया कि कैसे है शेडो जोन, किस तरीके से वर्क करता है शेडो जोन, क्या प्रॉपर्टीज़ है उसकी। ओके, अब इसके बाद जो अपन करने वाले हैं वो क्या है, इसके बाद जो भी करेंगे अपन वो आएगा इसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। इंटीरियर ऑफ द अर्थ के कैरेक्टरिस्टिक्स में जो यहाँ पे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है उसकी अपन बात करेंगे, जिसमें अपन क्या देखेंगे, लिथोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर, मेसोस्फीयर एंड बेरिस्फीयर। ये क्या हो गया, ये इसका फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक हो गया। केमिकल कैरेक्टरिस्टिक में अपन सियाल, सीमा एंड नीफे को वापस से देखेंगे डिटेल में, और किस तरीके से बीच में ये अलग अलग होते जा रहे हैं और उनकी जो डिसकॉन्टिन्यूटी के अलग अलग नाम हैं उनको अपन देखेंगे। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में इंटीरियर ऑफ द अर्थ
with the physical characteristics and chemical characteristics. That's all for today's lecture. Thank you so much.